के इस वीडियो में इस बार हुए बिहार बोर्ड के प्रश्नों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो बायोलॉजी के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उनके आंसर्स जो है आज हम लोग टिक करेंगे, ठीक है ना। उनके सही आंसर जो है आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो सेट है मेरे पास, ये जो है सेट बी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सेट बी है, ठीक है ना। और आज मैं आपको सेट बी का आंसर करके बताऊंगा। तो चलिए आते हैं, पहले सवाल को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधे हैं। कीट भक्षी पौधे जो है कौन से हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये किसी अदर जो है बच्चे का लिया हुआ पेपर है, तो इसमें बहुत सारे अलग जैसे इस टाइप के ऑप्शन जो है टिक किए हुए दिख सकते हैं आपको, तो उन पे जो है भरोसा ना करें। मैं इधर आपको अलग से टिक करके बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये सवाल था हमारा कि निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधे हैं। इसका आंसर जो है हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है ना। अर्थात ड्रोसेरा और नेपेंथिस, ये दोनों ही कीट भक्षी पौधे हैं। तो चलिए आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल जो है हमारा पूछ रहा है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। कौन उभयलिंगी प्राणी है। तो उभयलिंगी प्राणी के लिए जो है हम लोग आपको ऑप्शन टिक करेंगे डी, केचुआ जो है ये उभयलिंगी प्राणी होता है। इसके बाद अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल जो है ये हमसे पूछा जा रहा है कि क्लोरेला निम्न में से क्या है। ये शैवाल होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है। तो ये देखें हम लोग कि क्राइजीन जो है ये बॉल कृमि से कपास के फसल को बचाता है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि निम्न में से कौन से डीएनए, निम्न में से कौन से प्यूरिन बेस है। डीएनए में प्यूरिन बेस है, तो डीएनए में प्यूरिन बेस के लिए जो हम लोग टिक करेंगे यहाँ पे एडेनिन और ग्वानिन। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्यूरिन और पायरिमिडीन ये दो तरह के नाइट्रोजन बेसेस होते हैं डीएनए में, तो इसमें से डीएनए में प्यूरिन बेस हमसे पूछा जा रहा है जो कि एडेनिन और ग्वानिन होगा, ठीक है ना। तो आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल जो है ये हमको दिया हुआ है कि कैंसर किस कारण से होता है। तो देखें हम लोग, कैंसर जो है, कैंसर के कारण होते हैं ऑन्कोजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। तो देखें हम लोग, सूक्ष्म प्रजनन जो है ये अलैंगिक प्रजनन को ही कहते हैं। अगला हम लोग देख रहे हैं ऋतुस्राव चक्र जो है किन में होता है। तो ऋतुस्राव चक्र जो है मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजीज में, क्योंकि ये सभी प्राइमेट्स में आते हैं, तो जितने भी प्राइमेट्स होते हैं उन सब में जो है ऋतुस्राव चक्र होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, अर्थात इन सभी में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द्विखंडन किस में पाया जाता है। तो द्विखंडन जो है ये हम लोग देखते हैं अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। अलैंगिक जनन की विधि द्विखंडन और बहुविखंडन में हमने पढ़ा है कि अमीबा तथा पैरामीशियम इन दोनों में जो है द्विखंडन होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, ए और बी दोनों, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो अगले क्वेश्चन में जो हम लोगों को ये दिया हुआ है कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ आपको याद करना होगा इरविन चारगॉफ का नियम, जिसके अनुसार ए और टी का तथा जी और सी का प्रतिशत जो है ना ये इक्वल होता है 1 के। तो इसमें डीएनए अणु में साइटोसिन अगर 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत जो है ये हो जाएगा 32, ठीक है ना। अगला हम लोग विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर तो आप सब जानते होंगे, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा कि इसका सही ऑप्शन होगा टाइफाइड। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल जो है ये हमारा दिया हुआ है कि एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। तो ये भी सवाल हमने बहुत बार पढ़ा है। एचआईवी जो है अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये अटैक करता है हेल्पर टी सेल्स को, जो हमारे इम्यून सिस्टम में पाई जाती हैं। और हम लोग देखें कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं। तो जिन पदार्थों के प्रति अनुक्रिया होती है उन्हें हम लोग एलर्जन कहते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ए, अर्थात एलर्जन। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है।
तो एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है, इसमें बहुत से लोग जो है ए और बी ये दोनों ऑप्शन टिक किए होंगे, बट इसका सही ऑप्शन जो है ए और बी दोनों नहीं है, क्योंकि सीरोटोनिन जो हम लोग देखें, सीरोटोनिन ये केवल उद्दीपित करता है हिस्टामिन को, ठीक है ना। सीरोटोनिन जो है ये हिस्टामिन को उद्दीपित करता है, अर्थात एलर्जी के समय निकलने वाला जो रसायन होगा, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन वो सिर्फ हिस्टामिन होगा। तो इसका सही आंसर है हिस्टामिन। आइए अगला सवाल देखते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है ना। मोलेकुलर बायोलॉजी में हमने पढ़ा है कि जितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो सभी के सभी जो है एंडोन्यूक्लियस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये हमारा पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है किसकी? तो राष्ट्रीय उद्यान में हम लोग देखें कि फ्लोरा और फवाना दोनों की जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डी होगा, अर्थात ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है? तो हम लोग देखें कि ये इकोलॉजी का सवाल हुआ, ठीक है ना। और हर बार की तरह आप लोग जानते हैं कि इकोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा शाकाहारी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं। पास्चुराइजेशन में हम लोग किसी भी तरल को गर्म करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि पराग भीति, पराग भीति जो है ये कैसी होती है? तो हम लोग देखें पराग भीति जो है ये द्विस्तरीय होती है, अर्थात इन पे अंतः स्तर और बाह्य स्तर दोनों पाया जाता है, एक्साइम और इंटाइम दोनों होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें टी लिम्फोसाइट किससे उत्पन्न होता है? तो टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा से। इसका सही आंसर होगा अस्थि मज्जा। अगला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपने बार बार पढ़ा होगा। इको R1 एंजाइम का स्रोत है। तो इको R1 एंजाइम का स्रोत जो है हम लोग जानते हैं कि इससे रिचिया कोलाई जीवाणु जो है ये इको R1 का स्रोत होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ई कोलाई जीवाणु, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो ओपेरॉन मॉडल जो है ये करता है जीन का रेगुलेशन, ठीक है ना। ओपेरॉन मॉडल में हम लोग पढ़े हुए हैं पिपोजिया सीक्वेंस के बारे में, ठीक है ना। इसमें कुछ जो है रेगुलेटरी जीन होते हैं, नियामक जीन, ठीक है ना, और कुछ जो है संरचनात्मक जीन होते हैं। तो ये जीन का रेगुलेशन करता है। अगला हम लोग देखें कि निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सेब। हम लोग सेब का पुष्पासन खाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? जैसा मैंने आपको मोलेकुलर बायोलॉजी में बताया था, डीएनए जो है ये बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है। कि और हम लोग देख ले टोबैको मोजाइक वायरस हो गया, ठीक है ना, टोबैको मोजाइक वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, इन सभी में जो है आरएनए पाया जाता है। HIV हो गया, इसमें भी आरएनए ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है ये हमेशा एक देशीय होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें, इनमें से कौन से एक जैविक खाद नहीं है? तो एज वी नो बैसिलस thuringiensis इज नॉट ए बायोफर्टिलाइजर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्षय रोग का जो है संक्रमण, क्षय रोग का संक्रमण जो है ये किससे होता है? ये हम लोग देखें हवा के संपर्क द्वारा होता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि जैव रिएक्टर में अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण होता है? तो हम सभी जानते हैं कि बायो रिएक्टर को जब ऑप्टिमल कंडीशंस मिलते हैं तो वो जो है उत्पाद भी प्रोड्यूस करता है, उत्पाद भी जो है उत्पन्न करेगा, जीव भी उत्पन्न करेगा और माध्यम, ये तीनों जो है जैव रिएक्टर से मिलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 2 का है, निम्न में से कौन से नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो भ्रूणपोष बनाने का काम जो है ये होता है द्वितीयक केंद्रक का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो ये घटना आप लोग पढ़े हुए हैं मेंडलिज्म में, ठीक है ना, प्रभाविता का नियम कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, टीआरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडॉन से बंधता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं एंटीकोडॉन, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि वुचेरेरिया बैंक्राफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है वो किस समूह का है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि ये हेलमिंथस से होने वाली बीमारी है फाइलेरिया, अर्थात वुचेरेरिया बैंक्राफ्टी जो है वो हेलमिंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो इसका सही आंसर होगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें, मेंडल के नियम का एक अपवाद है प्रभाविता, युग्मक की शुद्धता, संलग्नता और स्वतंत्र अपव्यूहन। तो ऐसा हम लोग पढ़े थे कि मेंडल के प्रयोग के जो है 3 नियम थे, प्रभाविता का नियम, युग्मक की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अर्थात इसमें जो ये ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं संलग्नता, तो संलग्नता जो है ये मेंडल के नियम का अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है, तो यौन संचारित होने वाला रोग जो है वो हो जाएगा इसमें से सिफिलिस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी है, विषाणु जनित रोग के बारे में बताना है। तो जैसा हम लोग जानते हैं मम्प्स जो है वो पैरामिक्सो वायरस के चलते होता है, इन्फ्लुएंजा जो है वो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी के चलते होता है, मीजल्स हो गया ये रूबेला के चलते होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डिप्थेरिया, ठीक है ना, क्योंकि कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी जो है ये कारक होता है किसका, ये जो है डिप्थेरिया का कारक होता है जो कि एक जीवाणु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन पशुपालन में संबंधित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। मधुमक्खी पालन को हम लोग पशुपालन कहते हैं, कुक्कुट पालन को पशुपालन कहते हैं, मत्स्य की अर्थात मछली पालन को भी हम लोग पशुपालन कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा कार्बनिक खेती। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी से स्टीफन हेल्स इनका संबंध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है, अभी जस्ट हमने इसके पहले में इसका आंसर देखा हुआ था, ठीक है ना। तो एंटीकोडॉन्स जो है ये पाए जाते हैं टीआरएनए में। अगला क्वेश्चन हम लोग बना लें, तो मेंडल ने प्रतिपादित किया था, ये तो आप सब भी बता सकते हैं, मेंडल जो है वो आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं, अर्थात उन्होंने आनुवांशिकता का नियम प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, तो पृथक्करण के सिद्धांत को हम लोग कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें कि नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है, इसका सही आंसर होगा निरंतर विविधता। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें कि आरएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है, सी और यू, अर्थात साइटोसिन और यूरेसिल। साइटोसिन और यूरेसिल जो है आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं, ट्रिपल एंटीजन का टीका किसके लिए नहीं होता है, तो ऐसे ही हम लोग देख रहे हैं ट्रिपल एंटीजन टीका जो है डीपीटी, ठीक है ना, डीपीटी अर्थात डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस, ठीक है ना, इनके लिए प्रयोग होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है आप लोग कह सकते हैं टाइफाइड। टाइफाइड जो है ये ट्रिपल एंटीजन टीके के लिए प्रयोग नहीं होता है। और हम लोग देखें, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका सही आंसर आप सब भी जानते हैं, मीथेन तो ग्रीन हाउस गैस है, CFC भी जो है ग्रीन हाउस गैस है, CO2 भी ग्रीन हाउस गैस है, तो नाइट्रोजन जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख ले हम लोग कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर होता है बी, अर्थात बाघों के लिए, ठीक है ना, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें, निम्न में से आहार श्रृंखला का कौन सा क्रम सही है, निम्न में से आहार श्रृंखला का कौन सा क्रम सही है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं घास, घास को खाएगी बकरी, बकरी को खाएगा शेर, तो यही आहार श्रृंखला जो है ये सही होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें, न्यूक्लियोसाइड क्या है, ठीक है ना, तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, ठीक है ना, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। यदि हम लोग न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट समूह को हटा देते हैं तो फिर वो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड, अर्थात इसका सही आंसर जो है वो होगा नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस और शुगर, ठीक है ना, तो नाइट्रोजन बेस और शुगर ये जो है यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं, तो ये तो सबसे आसान सवाल है, इसका सही आंसर जो है गैमेटोजेनेसिस
गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा। और हम लोग देखें किस फल में बीज चोल खाया जाता है, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा लीची। लीची में जो है हम लोग बीज चोल खाते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि SO2 प्रदूषण का सूचक कौन है, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन जो है ये हम लोग जानते हैं कि प्रदूषक का सूचक होता है, अर्थात पॉल्यूशन इंडिकेटर। अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि शहद का निर्माण कौन करती है, इसका सही आंसर होगा कार्यकर्ता मधुमक्खी, अर्थात लेबर बीज। लेबर बीज जो है ये इसका सही आंसर होता है, क्योंकि रानी मधुमक्खी जो है, रानी मधुमक्खी ये सिर्फ जो है अंडे उत्पन्न करने के लिए होती है, जबकि नर मधुमक्खी जो है ये भी जनन के लिए ही छत्ते में मौजूद होता है। इनकी संख्या प्रत्येक छत्ते में लगभग 100 के बराबर होती है, जबकि रानी मधुमक्खी एक छत्ते में जो है एक ही होगी, बाकी सभी जो है कार्यकर्ता मधुमक्खियाँ होती हैं। तो कार्यकर्ता मधुमक्खियाँ ही हैं जो शहद निर्माण का कार्य करेंगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है, ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा हमारा रानीखेत। तो आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है, ठीक है ना, तो इसमें हम लोग भी जानते हैं कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के सहारे जो है हम लोग इडली और डोसे का आटा बनाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ईस्ट। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है एक ईस्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें कि एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है, जेलिडियम, ठीक है ना, जेलिडियम जो कि एल्गी समूह में आता है, शैवाल समूह में आता है, जो एक समुद्री घास है, अर्थात शैवाल अगर इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग टिक कर सकते हैं समुद्री घास। अगले क्वेश्चन को देखें, ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, इसका आंसर हम लोग जानते हैं एफ जैकब और जे मोनोद, ठीक है ना, एफ जैकब और जे मोनोद, ये जो है इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आए हम लोग, तो कह रहा है कि एकिडना क्या है, तो एकिडना जो है ये हो जाएगा योजक कड़ी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें, डोडो क्या है, तो डोडो जो है ये आपका हो जाएगा विलुप्त प्राणी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, ये तो बहुत ही आसान सवाल पूछा गया है आपसे। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, अंडाणु ये होगा नहीं, भ्रूणपोष ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, तो युग्मनज जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भ्रूणपोष जो है वो त्रिगुणित होता है, अंडाणु जो है ये भी जो है अगुणित होगा और युग्मनज ये द्विगुणित हो जाता है, तो इसका सही आंसर जो है युग्मनज होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें, निम्न में से कौन सा पौधा जलोद्भिद है, सिंघाड़ा, नागफनी जलोद्भिद है नहीं, एकेसिया नहीं है, शीशम नहीं है, इसका सही ऑप्शन जो है सिंघाड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं किसमें, तो सर्टोली कोशिकाएं ये मानव जनन तंत्र के प्राथमिक जनन अंग वृषण में पाई जाती हैं, ठीक है। और हम लोग देख लें, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, हम लोग सही आंसर इसका देखेंगे 44 प्लस क्या चीज XX, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, बहुत ही मशहूर सवाल है ये, इसका आंसर होगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, बायोगैस में होता है, इसका आंसर जो है हम लोग टिक करेंगे इनमें से सभी जो है ये बायोगैस में मौजूद होते हैं। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है, तो क्रॉसिंग ओवर जो है ये पैकिटीन अवस्था में होती है। अगला हम लोग देखें कि पीसीआर से जो है किसकी जांच होती है, पीसीआर से किसकी जांच होती है, HIV, क्षय रोग, हैजा, कैंसर, तो इसका सही ऑप्शन जो है सही आंसर वो होगा क्षय रोग। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को हम लोग कहते हैं टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी जो आपने पढ़ा होगा उत्तक संवर्धन में। आवृत बीजी पौधों के भ्रूणकोश में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है, गुणसूत्रों की सूत्र गुणता, देखिए भ्रूणकोश में पूछा जा रहा है, तो भ्रूणकोश में सूत्र गुणता जो है ये होती है 3N, ठीक है ना, भ्रूणकोश जो है ये त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। अगला हम लोग देखें कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है, ये तो बहुत ही आसान सवाल पूछ दिया गया है, इसे हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। अगला सवाल देखें, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मानव युग्मक में, मानवों में नहीं पूछा जा रहा है, मानव युग्मक में पूछा जा रहा है, तो मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23, अर्थात आधी, 46 के आधी होगी।
तो ये जो है आपके, जैसे देखें हम लोग 70 क्वेश्चन जो है ये सॉल्व कर चुके हैं, 70 के 70 सवाल बना चुके हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।